मैं अभी बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय रीवा में हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कार्यालय अधीक्षण अभियंता संचालन संधारण मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड वृत्त रीवा। जो कि यहाँ जो सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि ये जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी यहाँ पर ये कार्यरत हैं, जिनके बदौलत पूरे रीवा ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में अन्य घरों में उजाला किया जाता है, लेकिन आज का जो स्थिति है, आज की स्थिति में इन सभी के घरों में अंधेरा छा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी कर्मचारी अभी यहाँ कार्य कर रहे हैं, किसी न किसी वजह से ग्रसित होकर के यहाँ पर अपनी समस्याएं लेकर अधीक्षण अभियंता महोदय कार्यालय के पास आए थे, लेकिन महोदय साहब मिले नहीं। शायद हो सकता है किसी अन्य कार्य में चले गए हों या फिर डर के चले गए हों, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। जैसा कि जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, ये लोग कार्य करते हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ष आउटसोर्स कंपनियां चेंज होती हैं और इन लोगों को लूट करके चली जाती हैं। जैसे कि 5 महीने हो गए हैं, 5 महीने से लगातार वेतन तो कभी न कभी लेट, कभी 1 महीने, कभी 15 दिन लेट आती रहती है, जो कि जिसका जिम्मा विभाग लिया है, लेकिन पीएफ नहीं मिल रहा है। और ईएसआईसी ना होने की वजह से जब यहाँ कोई भी कर्मचारी एक्सीडेंट हो जाता है, उसके लिए चिकित्सा जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। जैसा कि यहाँ कई सारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो कि ज्ञापन देने गए थे, मैं इनसे भी वार्तालाप करने का प्रयास करूंगा। हमारे बीच में सर हैं प्रदेश अध्यक्ष महोदय, तो विभिन्न मांगे हैं, विभिन्न समस्याएं हैं, मैं आपके साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। सर जी, मेरा नाम मुकेश पांडे है। मैं आज अधीक्षण अभियंता कार्यालय आउटसोर्स कर्मचारी प्रदेश अध्यक्ष। हम लोगों का ईएसआई का आज तक पैसा नहीं दिया गया, नंबर 1। नंबर 2 है, आज तक आईडी प्रूफ भी नहीं दिया गया। नंबर 3, संजीव चतुर्वेदी हमारा लड़का जो एक्सीडेंट हुआ, दूसरी मतलब कोई भी आज तक आर्थिक मदद नहीं दी गई। करीब अभी 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, कोई नहीं हुआ। पवन तिवारी करके लड़का, आज हम लोग उसको सूरत भेज रहे हैं उसके दवाई के खर्च के लिए। लेकिन हम जब आमरण अनशन में मुख्य अभियंता के पास बैठे हुए थे, तो वहाँ पे हम लोगों को जानकारी दी गई थी कि 15 दिवस के अंदर आप लोगों का ईपीएफ ईएसआई का पूरा पैसा दिया जाएगा, पूरी पेमेंट कराई जाएगी। लेकिन आज तक लिखित आश्वासन के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो हम लोग आज आए हुए हैं, सब आउटसोर्स कर्मचारी हमारे जो साथी आए हुए हैं 40-50 संख्या में। तो हम लोग एक आवेदन दिया हूँ, अभी कलेक्टर साहब, माननीय कलेक्टर साहब को देंगे, और इसके बाद ऊर्जा सचिव को हम लोग यहाँ से भेजेंगे। और उसके बावजूद हम लोग 14 फरवरी सुबह 11 बजे आमरण अनशन के लिए बैठेंगे। उसमें पवन तिवारी के साथी रहेंगे, उसके घर वाले रहेंगे, और आपके संजीव चतुर्वेदी जी के घर के रहेंगे, और हमारे को जो भाई और एक्सीडेंट हुए हैं उनके सब के कारण सब लोग बैठेंगे। ये हम लोग निर्णय लिया है 14 फरवरी को सुबह 11 बजे से। अगर कोई भी कदम नहीं उठा रहा, कोई शासन न प्रशासन, जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, ना तक पैसा दिया गया, इस वजह से हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती, 14 फरवरी को आमरण अनशन के लिए हम लोग 11 बजे से बैठेंगे। सर, लेकिन सर आपने एक जिक्र किया था कि आप लगभग 27 सितंबर, जो कि आप कैमरा के बीच आपने चर्चा किया था, 27 सितंबर के बीच आपने आमरण अनशन किया, लेकिन लिखित आश्वासन के बाद भी कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई। तो क्या लगता है इस बार आमरण अनशन करने से आपकी मांगे पूरी हो पाएगी? होगी, मांगे जरूर पूरी होगी, लेकिन उसमें जो ये अधिकारी और जो बाबू बैठे हुए हैं, सब ये कमीशन खोरी में हैं और ये सब घूस खा रहे हैं। इसकी वजह से हम लोगों का ईएसआई ईपीएफ का पैसा नहीं जमा हुआ। इस वजह से हम लोग 10 दिवस का समय मांगे हैं। 14 फरवरी को अनिश्चितकालीन आमरण अनशन में भूख हड़ताल पे बैठेंगे। देख सकते हैं साथियों, माननीय मैं जिला प्रशासन रीवा से भी मैं इन समस्याओं को वीडियो के माध्यम में साझा करूंगा और आपको अवगत कराना चाहूंगा। ऐसा किस नियम के आधार पर इन साथियों का वेतन तो दिया जा रहा है, लेकिन ईपीएफ और ईएसआईसी नहीं जमा किया जा रहा है, जिसकी वजह से जब भी किसी कर्मचारी बिजली के करंट से दुर्घटनाग्रसित होते हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता है। जैसा कि यहाँ पर अपने रीवा में सबसे ज़्यादा सक्रिय समाज सेवी के रूप में माननीय कुंज बिहारी तिवारी जी भी साथ में जुड़ चुके हैं। मैं उनसे भी चर्चा करने का विषय जरूर करूंगा कि आखिर इन बच्चों के साथ में अंदर गए थे, अधिकारियों के द्वारा क्या प्रतिक्रिया दी गई, क्या आश्वासन दिया गया, आखिर मांगे पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है सर। यहाँ पे हिस्से का खेल चल रहा है, कौन मरता है कौन जीता है, किसको पेमेंट मिली नहीं मिली, किसका पीएफ जमा हुआ नहीं जमा हुआ। 5 महीने का इन्होंने पीएफ नहीं जमा किया, ब्लैक लिस्ट बताते रहे। ब्लैक लिस्ट करना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो जेल जाने वाला था। यहाँ के युवाओं के संघर्ष और अगस्त क्रांति मंच के संघर्ष के कारण डर के उसको भगाए हैं। न पवन को सहायता मिली,
ना अनिल और अनिल की जो विधवा औरत, विधवा माँ, 4 बेटियां, घर जाके देखिए भूखों मरने की स्थिति है। आज तक 1 रुपए की कोई सहायता नहीं। पवन तिवारी को कोई सहायता नहीं मिली। लोगों ने भीख मांग के, चंदा करके और लोगों ने मदद करके जान बचाई। आज पवन तिवारी को सोनू सूद जी सर्जरी के लिए बुलाए, वो जा रहे हैं। संजीव की स्थिति रही कि उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा था दबाव में, और 9,000 की नौकरी के चक्कर में वो खंभे में चढ़े। जब यहाँ रखे, हम सब जाके मिले, जो जिससे बना वो सहायता भी कर रहे हैं और किए भी। लेकिन मदद के लिए जैसे हमने ट्विटर पे डाला, सोनू सूद जी के यहाँ और उनके फाउंडेशन से रिप्लाई आया कि आप तत्काल इनको भेजिए। उन्होंने कई हॉस्पिटलों में बात की और लास्ट में किरण हॉस्पिटल में बात बनी कि अगर तत्काल आ जाएंगे तो सर्जरी करके हाथ बचाया जाएगा, अगर कहीं हाथ कटता है तो कृत्रिम हाथ लगा देंगे तत्काल, डोनर कोई मिल जाएगा। तो लेकिन यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ ये विभाग ने कलेक्टर साहब को गुमराह किया कि हम दवाई करा रहे हैं। अब बात ये आती है कि बंसल हॉस्पिटल का जो टोटल खर्चा है विभाग पेमेंट करता है कि नहीं करता। अगर ये जितना संजीव की दवाई में, पवन की बात छोड़ दे, संजीव की दवाई में जितना खर्चा आ रहा है, अगर ये पेमेंट नहीं करते तो हम संजीव को तब तक नहीं लेंगे जब तक ये पेमेंट नहीं करेंगे, वो अस्पताल में ही रहेगा। लेकिन इस बार इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और 14 तारीख से पहले जो 4-5 सूत्री आज ज्ञापन दिया गया है कलेक्टर साहब, वो सबको दिया जा रहा है। ये विभाग नहीं मानता, इस बार आश्वासन नहीं चलेगा। अनिल गुप्ता की विधवा पत्नी और उनकी माँ और 4 बेटियाँ, पवन तिवारी के माँ और पिताजी, इसी तरह से संजीव के भी परिजन, अनिल के परिजन, बादल और जितने भी आज तक हुए हैं सबके परिजन और आउटसोर्स के लोग यहाँ अनशन करेंगे। अभी ये 132 KVA के लोग आए हैं, इनसे 30 दिन काम करा के इनको 22 दिन दिया जा रहा है और 4-4 महीने का इनका भी पेमेंट नहीं दिया गया है। यहाँ पे अंग्रेज़ों के राज से बदतर स्थिति बन गई है और ये इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि इनको किसी की बात पे, किसी के मरने जीने में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर कई साथी चर्चा कर रहे थे कि जिनकी उम्र 45 वर्ष ऊपर यानी ओवर हो गई है, 45 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, उनको नौकरी से बाहर किया जा रहा है। सर, ये किस संविधान में ये अनुच्छेद में लिखा गया है? देखिए, ये शोषण के संविधान में लिखा है, हिंदुस्तान के संविधान में नहीं है। ये इनका व्यक्तिगत संविधान है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस कार्यालय का जो मुखिया है, अधीक्षण यंत्री, उनकी उम्र क्या है? इस ऑफिस में जितने और कर्मचारी हैं, इनकी उम्र क्या है? ये 62 साल रिटायर के बाद जब इनका रिटायरमेंट हो जाता है तो जर जुगाड़ करके एक्सटेंशन लेके 64, 66 और 68 वर्ष तक नौकरी करते हैं। और यहाँ 45 वर्ष की, जैसे मैं पहले बोल रहा था कि 45 वर्ष की आयु आते ही लोगों के ऊपर जिम्मेवारियाँ आती हैं। 45 वर्ष के आयु जैसे आदमी की होती है, चाहे मेरी हो या आपकी, बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा, उस उम्र में आते आते माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, उनकी दवाई का खर्चा, ये सारे जो खर्चे एक समाज में एक व्यक्ति के जिम्मेवार के ऊपर आते हैं, वो 45 साल की उम्र में आते हैं। और 45 साल का ये जो फरमान है, ये तुगलकी फरमान है, एक गुलाम बनाने वाला फरमान है। इसके खिलाफ आप और जो आउटसोर्स के लड़के हैं, जो पीड़ित हैं, उनको सबको आके संगठित होके एक आवाज़ उठानी पड़ेगी। या जो कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश का राज्य का नियम हो आयु सीमा का, वो कर दिया जाए। और जितने भी मध्य प्रदेश के, चाहे आउटसोर्स हों, चाहे संविदा हों और चाहे रेगुलर हों, अगर सबको 65 वर्ष में सेवा मुक्त किया जाता है तो आउटसोर्स के जो युवा हैं इनको भी हटा दो। लेकिन बाकी लोग अगर 62 वर्ष तक काम करते हैं तो इनको भी 62 वर्ष तक काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सर, जैसे कि आउटसोर्स का एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है ये वेतन को लेकर के। सर, जो भी वेतन है तो कभी 10 दिन लेट होगी, कभी 15 दिन लेट होगी, कभी 20 दिन लेट होगी। वेतन टाइमली दिया जा रहा है, लड़कों से पूछ लिया जाए। अच्छा। हाँ सर, एक और सबसे बड़ा मुद्दा है EPF का। सर, 5 महीने हो गए सर, न EPF न SIC, जिसके कारण SIC ना होना, जिसके कारण आउटसोर्स कर्मचारियों जब भी कोई एक्सीडेंट होती है इसमें किसी भी तरह से सहायता राशि नहीं मिल पाती और आउटसोर्स साथियों से मदद की गुहार लगानी पड़ती है। इस तरह विभाग में कहाँ पर लापरवाही हो रही है? आउटसोर्स कंपनी टर्मिनेट हो गई है, उसको लेक किया गया है। उस भुगतान कराने के लिए एक मुश्त में उसने बोला है कि क्रम से हम सब करवा देंगे, जिसके लिए हमारे माननीय अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा रिटर्न में लेक किया गया है और वो कार्यवाही जारी है। लेकिन सर, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर जब जो लड़के एक्सीडेंट हो गए हैं
उसके लिए विभाग अब किस तरह से सहायता राशि देगा? नियमानुसार जो कार्यवाही है वो नहीं तो सर, अभी तो जो अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में है, अभी उसको त्वरित सहायता चाहिए, उसके लिए क्या प्रावधान है? अब त्वरित सहायता के लिए जो भी नियम में है वही होगा और हमारे माननीय अधीक्षण अभियंता महोदय कर रहे हैं। तो माननीय अधीक्षण अभियंता महोदय सर कब मिल सकते हैं? अब सर मैदानी कहीं कार्य में गए होंगे, जैसे आएंगे तो आपसे ठीक मिलेंगे। है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और माननीय ऊर्जा मंत्री जो सब कर्मचारियों के हितैषी माने जाते हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से भी निवेदन करना चाहूँगा, ये जो कर्मचारी हितैषी आपके दावे हैं पूरी तरह से ज़मीनी हकीकत में खिलाफ नजर आ रहे हैं। कृपया करके इन सभी कर्मचारियों का जो एक मांग है रेगुलर कर दिया जाए, या फिर ये 45 वर्ष का जो ये निकालने का सिस्टम है इसका जो है 60 वर्ष किया जाए, जिस तरीके से नियमित कर्मचारियों को किया जाता है। और इनका जो वेतन है, वेतन EPF और SIC तत्काल जमा कराया जाए। इसी के साथ आप देख रहे थे बिंद प्रेस 24 में आरएन जसवाल। जय हिंद।